वी आर स्टार्टिंग विद फेब मार्च 24। ये सबसे लेटेस्ट पेपर है, इससे लेटेस्ट पेपर कोई नहीं आता हमारे पास जून 24 से पहले। सही है। तो फेब मार्च 24 का हमारे पास पेपर है और ये 2024 है। पेपर 2 वेरिएंट 2। सही है। ये वही पेपर है जिसमें आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे। सेक्शन ए है डेटा रिस्पॉन्स, जिसमें माइक्रो मैक्रो कुछ भी हो सकता है 20 मार्क का। फिर सेक्शन बी आपका माइक्रो होता है, दो 20 मार्क के सवाल होते हैं 8-12 करके, तो दोनों में से कोई एक करना है। तो ये सेक्शन बी जो है ना वो माइक्रो का होता है। सही है। और सेक्शन सी पर आपका मैक्रो होता है, इसमें 2 सवाल होते हैं। तो हम फिलहाल सेक्शन बी टारगेट कर रहे हैं। तो सेक्शन बी में मेरे पास क्वेश्चन 2 है, क्वेश्चन 3 है। सवाल हमेशा सेलेक्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ 12 मार्क्स। 8 और 12 में बहुत बार बता चुका हूँ किस तरीके से होता है। मैं फिर भी सवाल कराते हुए थोड़ा बहुत बता दूंगा। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है सेक्शन बी। तो सेक्शन बी का क्वेश्चन 2 का पार्ट ए। आप देखो जरा क्या कह रहा है सवाल में। कह रहा है विद द हेल्प ऑफ अ डिमांड एंड सप्लाई डायग्राम। तो क्लियरली बता दिया डायग्राम अपने को बनानी है, और डायग्राम के बाद नॉलेज में होंगे क्योंकि खुद बोल रहा है। सही है। डायग्राम के बाद नॉलेज में होंगे क्योंकि खुद बोल रहा है। इसका मतलब बकायदा डायग्राम के स्पेशली मार्क्स हैं यहाँ पे। अगर नहीं बनाओगे तो मार्क्स कटेंगे। कह रहे ये चीज। फिर एक्सप्लेन हाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स अफेक्ट्स इक्विलिब्रियम इन अ मार्केट। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है ये पता होना चाहिए आपको। और कह रहा है इनडायरेक्ट टैक्स से जो है वो इक्विलिब्रियम इन द मार्केट पे क्या अफेक्ट है। जाहिर सी बात है, डिमांड एंड सप्लाई का डायग्राम है तो इक्विलिब्रियम पे तो अफेक्ट आना है। अच्छा, फिर उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि एंड कंसिडर द एक्सटेंट टू विच द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स विल फॉल ऑन द कंज्यूमर। अब देखो, नॉर्मली जब इंसिडेंस के क्वेश्चन आते हैं ना, इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब क्या है, जरा ये तो बताओ पहले। इंसिडेंस ऑफ टैक्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मेंट बाय इंसिडेंस ऑफ टैक्स? जो बर्डन शेयरिंग का कॉन्सेप्ट होता है, कंज्यूमर बर्डन, प्रोड्यूसर बर्डन। क्या इस सवाल में मैं प्रोड्यूसर बर्डन बताऊंगा? क्या इस सवाल में मैं प्रोड्यूसर बर्डन बताऊंगा या नहीं बताऊंगा? नहीं बताऊंगा। अबे क्यों बताऊंगा भाई? अफेक्ट ही कंज्यूमर पे पूछा है, टू द पॉइंट बात करो हमेशा। कंज्यूमर पे अफेक्ट पूछा है ना, सिर्फ कंज्यूमर के बारे में बताओगे। सही है। तो अब देखो फॉर्मेट कैसे स्टार्ट होगा। 8 मार्क का सवाल है। असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 1 करना होगा, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 2 करना होगा, असेसमेंट ऑब्जेक्टिव 3 करना होगा। AO1 जो है वो नॉलेज प्लस अंडरस्टैंडिंग है, AO2 एनालिसिस है, AO3 इवेल्युएशन है। इसके 3 मार्क, इसके 3 मार्क, इसके 2 मार्क। सही है। तो टोटल 8 मार्क का क्वेश्चन है। तो मैं सबसे पहले नॉलेज स्टार्ट करता हूँ। देखो, जब हम उसको नॉलेज बताएंगे तो मेरा आंसर जो है वो यहाँ पर स्टार्ट कैसे होगा। मैं डायग्राम्स वगैरह सब बनाऊंगा, जितनी डिटेल्ड बना सकता हूँ बनाऊंगा, क्योंकि मैं आंसर्स आपको दिखा रहा हूँ एंड में। With the help of a demand and supply diagram, explain how the introduction of an indirect tax affects equilibrium in a market and consider the extent to which the incidence of tax will fall on the consumer। देखो, स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले तुम आंसर अपना स्टार्ट करोगे इनडायरेक्ट टैक्स से। तुम उसको बताओगे कि इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। सबसे पहली चीज ये बतानी होती है इनडायरेक्ट टैक्स की। ये वो टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। सही है। फिर उसके बाद तुम उसको ये बताओगे कि इनडायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो कि एक इंडिविजुअल की स्पेंडिंग पे लगता है। जब आप कोई चीज खरीदते हो यू ऑटोमेटिकली पे एन इनडायरेक्ट टैक्स। फिर उसके बाद तुम उसको बताओ कि इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो सेल्स टैक्स है, या आप वैल्यू एडेड टैक्स भी कह सकते हो या कुछ भी कह लो। और फिर बताओ कि ये टैक्स जो है ना वो गवर्नमेंट लगाती है, और गवर्नमेंट जो है वो किसके ऊपर लगाती है? प्रोड्यूसर के ऊपर लगाती है। इससे प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। प्रोड्यूसर जो है वो पहले के मुकाबले में अपनी सप्लाई कम कर देता है। और जैसे ही प्रोड्यूसर अपनी सप्लाई कम करता है तो जो टैक्स का बर्डन उसके ऊपर आ जाता है, वो अपना टैक्स का बर्डन किसके ऊपर डालने की करता है? कंज्यूमर पे। और जो कंज्यूमर पे ये अपना बर्डन पास करता है, पास ऑन टू कंज्यूमर, ये पास करता है बाय हायर प्राइसेस। तो उसके ऊपर जो टैक्स लगा हुआ है, उसके ऊपर जो टैक्स लगा हुआ है वो आपने जो है वो कंज्यूमर पे ट्रांसफर करा। थोड़ा बहुत शेयरिंग वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। प्राइस बढ़ी। जैसे ही प्राइस बढ़ी कंज्यूमर अपनी क्वांटिटी कम करेगा। अब क्वांटिटी कितने से कम करेगा, किस पे डिपेंड करता है? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है। फिर तुम उसको बताओ कि यार गवर्नमेंट ये टैक्स लगा क्यों रही है। थोड़ी बहुत नॉलेज आपको देनी पड़ेगी। आप उसको बोलो यार गवर्नमेंट ये टैक्स लगा रही है फॉर एग्जाम्पल डीमेरिट गुड के ऊपर। गवर्नमेंट ये टैक्स किस पे लगा रही है? डीमेरिट गुड के ऊपर। डीमेरिट गुड वो गुड्स होते हैं जो कि हार्मफुल गुड्स होते हैं। डीमेरिट गुड वो गुड्स होते हैं, जैसे आप इसकी यहाँ पर एक मिसाल ले लो, आप उसको स्वीट्स की एग्जांपल दे दो, बोलो भाई जो मीठी चीजें होती हैं वो आपकी वो हैं। और फिर आप उसको बताओ कि आप इसके थ्रू, टैक्स के थ्रू डिस्करेज करते हो। आप टैक्स के थ्रू जो है वो डिस्करेज करते हो इन खराब चीजों की कंजम्पशन। ये आपने उसको नॉलेज दे दी। ये सारा AO1 है। ये सारा AO1 है।
और फिर तुम एक डायग्राम बनाओगे, वो भी AO1 की पार्ट, वो भी AO1 का पार्ट होगा, पर जो उस डायग्राम को जब हम एक्सप्लेन कर रहे होंगे, जो आगे हमारा पार्ट होगा, उसमें तुम फिर एनालिसिस स्टार्ट होंगे। सही है। पीईडी की डेफिनेशन नहीं देंगे क्योंकि सवाल में पीईडी मेंशन नहीं है। सही है। इक्विलिब्रियम को भी डिफाइन नहीं करेंगे, सिर्फ रेलिवेंट वर्ड्स को डिफाइन करो जो आपके सवाल को अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, जो आपके सवाल के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। आपने सबसे पहले जो है वो यहाँ पर प्राइस लिखा, ब्रैकेट में पी लिखा, फिर यहाँ पर आपने लिख दिया क्वांटिटी ट्रेडेड, फिर यहाँ पर आपने ब्रैकेट में लिखा क्यू, और ये आपका आ गया ओरिजिन। डिमांड का यहाँ पर कैसा बनाऊंगा, नॉर्मल वाला बनाऊंगा या पीईडी से लिंक करके बनाऊंगा? नॉर्मल वाला बनेगा। पीईडी से लिंक आंसर में होगा। तो आप एक नॉर्मल डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनाओगे। अच्छा, डिमांड कर्व अगर मैं वाई एक्सिस से टच कर रहा हूं, तो क्या मुझे इस सवाल में कंज्यूमर सरप्लस वाला पॉइंट है लिखने की जरूरत है? क्या मुझे प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करने की जरूरत है? क्या इस सवाल में रेलेवेंस है उस चीज की? नहीं है। ना कंज्यूमर सरप्लस की बात करूंगा, ना प्रोड्यूसर सरप्लस की बात करूंगा। आप यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम प्राइस निकालोगे, आपकी आ जाएगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो यहाँ पर आपने लिखा प्राइस, यहाँ पर लिखा क्वांटिटी, यहाँ पर आपने लिख दिया पॉइंट ई, ये आपका इक्विलिब्रियम आ गया। क्लियर है चीज? अब कह रहा है कि इनडायरेक्ट टैक्स की वजह से इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट आएगा। सही है। अब आप क्या करोगे, आप जो है वो बेसिकली उसको सप्लाई को लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दो। आप जैसे ही सप्लाई को लेफ्टवर्ड शिफ्ट करोगे, आप जैसे ही सप्लाई को जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट करोगे, तो आपका देखो सप्लाई कर पीछे आया, बर्डन आपने डाल दिया किसके ऊपर? प्रोड्यूसर के ऊपर। आपने जैसे ही बर्डन प्रोड्यूसर के ऊपर डाला, तो आप देखो आपकी प्राइस जो है वो क्या हो गई, बर्डन जो है वो कंज्यूमर के ऊपर डाला, आपकी प्राइसेस क्या हो गई, बढ़ गई। और जैसे ही प्राइस बढ़ी तो आपकी क्वांटिटी क्या हो गई, कम। और ये आपका इक्विलिब्रियम चेंज होकर इवन आ गया। अब तक मैंने बर्डन नहीं दिखाया है, बर्डन कैसे दिखाऊंगा? देखो वैसे तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, द चेंज इन सेलिंग प्राइस इज द कंज्यूमर बर्डन, याद है ये चीज? ये जो चेंज इन सेलिंग प्राइस होता है ना, यही कंज्यूमर बर्डन होता है। पर मैं इसको इस तरह बता नहीं सकता, मुझे पूरा बॉक्स बताना है, और जो बॉक्स बनता है। तो आप क्या करोगे, आपकी जो न्यू क्वांटिटी ट्रेडेड है, उस न्यू क्वांटिटी ट्रेडेड से आपको एक पर यूनिट का डिस्टेंस निकालना है। दोनों सप्लाई का उसका वर्टिकल डिस्टेंस एक्स होता है ना। तो आपने न्यू क्वांटिटी ट्रेडेड से पर यूनिट डिस्टेंस निकाला, आपने यहाँ पर लिख दिया पॉइंट एफ। और आपने जो है क्या करना है कि ये E1 से लेके F जो है वो आपका पर यूनिट का टैक्स है। ये E1 से लेके F क्या है? ये E1 से लेके F आपका पर यूनिट का टैक्स है। ये E1 से लेके F जो है वो आपका पर यूनिट का टैक्स है। ये क्या है? पर यूनिट टैक्स। ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है, कंज्यूमर बर्डन एंड प्रोड्यूसर बर्डन। प्रोड्यूसर बर्डन भी मैं बता रहा हूँ, पर आंसर में जकड़ नहीं करेंगे उसका। सही है, वो आंसर में पढ़वाऊंगा कैसे होगा। फिर आपने क्या बताया, आपको ये चीज पता है कि सेलिंग प्राइस का चेंज कंज्यूमर का होता है, तो आपने क्या करा कि ये जो पी से P1 है और ये वाला जो एरिया है, ये दोनों इक्वल है। मतलब पर यूनिट टैक्स में से जो इतना हिस्सा है ये कंज्यूमर का है। तो यहाँ पर आपने जो है वो लिख दिया पॉइंट जी। और आपको ये पता चल गया कि E1 से लेके G वाला जो डिस्टेंस है वो कंज्यूमर का बर्डन है, जो पर यूनिट डिस्टेंस आ रहा है। और G से लेके F जो है वो प्रोड्यूसर का बर्डन है, जो डिस्टेंस आ रहा है। फिर यहाँ से हम खींचते हैं एक लाइन। क्लियर है? फिर ये जो आपका ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये ऊपर वाला हिस्सा किसका होता है? ये ऊपर वाला हिस्सा जो है वो कंज्यूमर बर्डन होता है। और जो नीचे वाला बचा हुआ हिस्सा होता है वो किसका होता है? प्रोड्यूसर बर्डन। अब इस सवाल में मुझे रेलेवेंस सिर्फ कंज्यूमर बर्डन की है। इस सवाल में मुझे रेलेवेंस सिर्फ कंज्यूमर बर्डन की है, तो मैं क्या करूंगा, मेरा ध्यान सिर्फ कंज्यूमर बर्डन पे होगा। और कंज्यूमर बर्डन का एरिया ये नहीं है, ये मत लिख देना कि E1 से लेके G कंज्यूमर बर्डन है। ये तो हम आइडेंटिफाई कर रहे थे, तो मैं आपको सिखा रहा था, ये पूरा डब्बा कंज्यूमर बर्डन है, ये पूरा बॉक्स कंज्यूमर बर्डन। क्लियर है? तो आप इसको एनालाइज कैसे करोगे? आप इसको एनालाइज इस तरीके से करोगे कि आपको सबसे पहले ये बताना होगा कि भाई इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली जैसे ही इनडायरेक्ट टैक्स लगा, तो प्रोड्यूसर की कॉस्ट बढ़ी, उसकी वजह से उसने सप्लाई को कम कर दिया, और सप्लाई को कम करा फ्रॉम S टू S1। ये आपकी एनालिसिस स्टार्ट हो गई। जैसे ही सप्लाई कम होने की वजह से जो है वो आपकी सप्लाई कम हुई, तो इसकी वजह से जो जो बर्डन है वो ट्रांसफर होगा कंज्यूमर के ऊपर, जिसकी वजह से पहले के मुकाबले में जो इक्विलिब्रियम प्राइस होगी वो बढ़ जाएगी फ्रॉम P टू P1। और उसकी वजह से आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। आपकी जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी फ्रॉम Q टू Q1। अच्छा, मैं इक्विलिब्रियम का वर्ड हर जगह क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? क्योंकि मार्केट का डायग्राम है, जब भी मार्केट का डायग्राम समझाते हैं तो इक्विलिब्रियम के वर्ड यूज होते हैं। सही है। और फिर एंड में आप उसको ये चीज बोलोगे कि भाई ये आपकी बेसिक डायग्राम आपने समझा दी, और फिर आपने उसको बोला कि एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है वो मेरे पास स्टैब्लिश हो गया है। एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट मेरे पास स्टैब्लिश हो गया फ्रॉम E टू E1। अभी तक मेरा एनालिसिस खत्म नहीं हुआ, पूरे मार्क्स नहीं मिले, ये तो 2-3 लाइन का काम है।
इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद तुम उसको बताओगे कि भाई कंज्यूमर बर्डन का एरिया, कलर चेंज कर लेते हैं जरा। इसके बाद तुम उसको बताओगे कंज्यूमर बर्डन का एरिया। कंज्यूमर बर्डन का एरिया क्या है? कंज्यूमर बर्डन का एरिया कैसे बताएंगे पेपर में? P1 E1 and G, P1 E1 and G। क्लियर है? तो ये आपका कंज्यूमर बर्डन का एरिया है। क्लियर है ये चीज? अब आगे क्या लिखा हुआ है? आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है कंसिडर द एक्सटेंट टू विच द इंसिडेंस ऑफ द टैक्स विल फॉल ऑन द कंज्यूमर। अभी इंसिडेंस का जो कॉन्सेप्ट है, बर्डन शेयरिंग तो है, मुझे पता है। कंज्यूमर के ऊपर कितना बर्डन आएगा ये मैं कैसे समझाऊंगा इसको? ये तो मैंने जनरली तो उसको समझा दिया। अब आप डायरेक्टली यहाँ पर डिपेंड्स ऑन पीईडी नहीं लिखोगे, वो तो आप कंक्लूड करते हुए लिख दोगे उस चीज को। पर पहले आप अपने आंसर में उसको ये समझाओ कि भाई ये जो कंज्यूमर बर्डन का एरिया मैंने आइडेंटिफाई करा है, आप उसको कैसे समझाओगे? आप बोलो ये जो मैंने कंज्यूमर बर्डन का एरिया आइडेंटिफाई करा है ना, इसका लिंक जो है ना वो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, पीईडी को डिफाइन नहीं करना। फिर आप उसको बोलो कि भाई अगर प्रोडक्ट की डिमांड इन इलास्टिक होगी तो ये जो कंज्यूमर बर्डन का एरिया होगा ये थोड़ा लार्ज होगा, ये थोड़ा बड़ा होगा। क्यों होगा? ये समझाना है। इन इलास्टिक में कंज्यूमर बर्डन ज्यादा क्यों होता है? कोई एक फैक्टर बताओ। बिकॉज ऑफ लेस अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। तो आप उसको फिर एनालाइज करोगे कि यार प्रोड्यूसर अपना बर्डन डालने से डरता नहीं है, प्रोड्यूसर को टेंशन नहीं है, डाल देगा बर्डन। फिर आप बोलो कि अगर प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है तो फिर ये जो एरिया है ये स्मॉलर होगा। क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज अच्छी खासी। तो भाई प्रोड्यूसर डरता है बर्डन डालने में, एक कंज्यूमर आसानी से स्विच कर लेगा। समझ आ गया? और एंड में आप अपने आंसर को कंक्लूड करो जो आपकी AO3 है। और कंक्लूड करते हुए आप उसको बताओगे कि ओवरऑल अगर हम देखें तो ये इंसिडेंस ऑफ टैक्स किसके ऊपर ज्यादा जाएगा? ये डिपेंड करता है पीडी के ऊपर। और जो दूसरी चीज ये डिपेंड करता है वो डिपेंड करता है ऑन द अमाउंट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोस्ट। ये दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है बर्डन। अब आप देखो मैंने कितनी रेलेवेंट बात करी है, मैंने कहीं भी प्रोड्यूसर की बात नहीं करी। नहीं बनेगी ये लास्ट इन इलास्टिक की डायग्राम, क्यों बनेगी भाई? 8 मार्क्स में 3 डायग्राम थोड़ी बनेंगे। अब मैं आपको टू द पॉइंट बातें बता रहा हूँ सारी जो पेपर में करनी होती। नहीं बनाओगे आप। सवाल में स्पेशली जब तक वो जिक्र नहीं करेगा ना कि इन इलास्टिक में क्या ज्यादा बर्डन होता है, फिर मैं इन इलास्टिक की बना देता। इसने मेरे को ओपन एंडेड क्वेश्चन रखा है तो मैंने एक नॉर्मल ग्राफ बना के पीडी से लिंक कर दिया। अब देखो आंसर कंस्ट्रक्ट कैसे होगा, जरा देखो आंसर की कंस्ट्रक्शन कैसे होगी। वी हैव टू शो द बर्डन। कंज्यूमर सरप्लस कम हुआ है ये आप एक्सप्लेनेशन में बता सकते हो, पर डायग्राम ग्राफिकली बताने की जरूरत नहीं है। तो ये कंज्यूमर सरप्लस का जिक्र नहीं भी करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ आप उसको बता सकते हो कि पहले कंज्यूमर सरप्लस इतना था, अब कंज्यूमर सरप्लस इतना हो गया है। पर उसमें फिर डेट वेट लॉस वाली चीज भी आ जाती है, डेट वेट लॉस ईयर्स में बताने की जरूरत नहीं होती। तभी मैंने सिंपल रखा है इस चीज को बहुत ज्यादा। वो आपको कहीं भी ये नहीं बोलेगा आपको बताना है, क्योंकि उसमें फिर डेट वेट लॉस आता है, वो A2 का कॉन्सेप्ट है। सही है? अब देखो आंसर कैसे कंस्ट्रक्ट होगा, जरा देखना। सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स को डिफाइन करेंगे। सही है? सबसे पहले इनडायरेक्ट टैक्स को क्या करेंगे? डिफाइन। ये मैंने जो डेफिनेशन उसको दिया ना, मैंने क्या बताया? इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स व्हिच इज imposed on goods and services, example sales tax. These types of taxes are often used by the government in order to reduce the consumption of demerit goods, for example cigarettes. Diagram 1 shows the effect of the imposition of an indirect tax on the market for a good. मैंने AO1 में डायग्राम नहीं समझाई है, मैंने सिर्फ बताया कि डायग्राम 1 दिखा रही है कि ये इम्पैक्ट है। आपने इंट्रोडक्शन के फौरन बाद डायग्राम बना दी। आपने इंट्रोडक्शन के फौरन बाद क्या करा? डायग्राम बना दी। क्लियर है यहाँ तक? फिर आपने AO2 में डायग्राम की एनालिसिस को स्टार्ट किया। आपने बताया कि भाई द इम्पोजिशन ऑफ एन इनडायरेक्ट टैक्स विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉजिंग अ फॉल इन सप्लाई। फिर बताया देयर बाय कॉजिंग द सप्लाई कर्व टू शिफ्ट फ्रॉम S to S1, द बर्डन ऑन द फर्म इज पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर्स इन द फॉर्म ऑफ हायर प्राइसेस, hence the price rises from P to P1. This increases prices, this increase in prices causes contraction in quantity from Q to Q1. अब देखो इसमें थोड़े एरर्स हैं, ये मैंने नोट कर लिए थे पर मैंने इसको एडिट नहीं करा है। प्राइस को तुम इक्विलिब्रियम प्राइस देखोगे, पहली चीज, पहली बेसिक चीज क्या है? प्राइस को इक्विलिब्रियम प्राइस देखोगे। क्वांटिटी डिमांडेड नहीं लिखोगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी लिखोगे। ठीक है? क्वांटिटी डिमांड नहीं लिखोगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी लिखोगे। अ न्यू इक्विलिब्रियम इज देन स्टेब्लिश्ड एट पॉइंट E1। ये मेरी बेसिक एक्सप्लेनेशन है जिसका सवाल से कोई खास लिंक नहीं है, पर क्योंकि डायग्राम बनाई है तो समझानी पड़ेगी। और मैंने यहाँ पर बेस सेट कर दी बर्डन की। देखो मैंने बर्डन की बेस यहाँ पर सेट कर दी है कि मुझे इस सवाल में बर्डन बताना है। फिर मैंने आगे लिखा द इंसिडेंस ऑफ टैक्स इज डिफाइंड एज द बर्डन ऑफ द टैक्स। थोड़ा सा इंसिडेंस के बारे में बता दिया। सही है?
देखो इतनी छोटी छोटी बात पे वो मार्क्स नहीं काटता, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि एक इंप्रेशन क्रिएट करती हैं आपका। हर चीज पे -1 नहीं होता। द इंसिडेंस ऑफ टैक्स ऑन द कंज्यूमर्स में बी सीन इन द डायग्राम एज द डिस्टेंस फ्रॉम पी टू P1। पहले मैंने उसको बताया कि पर यूनिट डिस्टेंस क्या है, और फिर मैंने उसको एरिया बताया जो हमारा बना हुआ है ऑलरेडी। सही है। और फिर आगे लिखा, द कंज्यूमर बर्डन में चेंज डिपेंडिंग ऑन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, दिस इज बिकॉज द मोर इलास्टिक द गुड द मोर लाइकली इज कंज्यूमर चूज नॉट टू बाय। फिर मैंने उसको बताया कि वहां पर जो है वो आपका कंज्यूमर बर्डन जो है वो छोटा होगा। और फिर इन इलास्टिक के केस में मैंने उसको बताया कंज्यूमर सरप्लस जो है वो आपका लार्जर होगा, और मैंने उसको उसके साथ समझाया है, मैंने उसको फैक्टर के साथ समझाया है। क्लियर है। और फिर एंड में मैंने अपने आंसर को कंक्लूड कर दिया, इन ऑर्डर टू कंक्लूड, if the elasticity of demand of a good is price elastic, then the consumer burden will be smaller, and the more inelastic the demand, the consumer burden will be larger. So overall the burden depends on PED and the amount of tax imposed. इससे ज्यादा सिंपल आंसर आप नहीं लिख सकते। यहाँ 8 में से 8 वाला आंसर है क्योंकि मैंने लिखा है। सही है। समझ गए इस बात को। देखो कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट आंसर है ये। 8 मार्क की इतनी लेंथ होनी चाहिए अगर आप ओवरऑल इसको देखो जनरल। हम बहुत फालतू चीजें लिखते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती। तो ये दूसरे पार्ट पे आ रहे हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि मुझे सेक्शन भी पूरा खत्म करना है बेटा। एक्टिव होकर बैठना, भागना नहीं बीच में। अब इसका पार्ट भी देखो जरा। अब इसका पार्ट भी क्या है, असेस वेदर द इम्प्रूव्ड प्रोविजन ऑफ इन्फॉर्मेशन। प्रोविजन ऑफ इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। एडवर्टाइजिंग की बात कर रहा है एक तरह से। इज लाइकली टू बी द बेस्ट मेथड टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स। कह रहा है कि यार ये इम्प्रूव्ड प्रोविजन ऑफ इन्फॉर्मेशन जो होती है, क्या ये सबसे बेस्ट मेथड होता है टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ डीमेरिट गुड्स। देखो टोन पे फोकस करो। तो 12 मार्क का क्वेश्चन AO1 प्लस AO2 इज इक्वल टू 8 मार्क्स, एंड AO3 इज इक्वल टू 4 मार्क्स। मुझे ये पता है कि ये जो AO1 और AO2 होता है, खड़ा हो गया तो ये AO1 और AO2 होता है, ये टू साइडेड होता है। इसका मतलब ये 8 दो हिस्सों में टूटेगा, 4:4। और ओवरऑल अगर हम देखें तो 2 मार्क नॉलेज के होते हैं, नॉलेज प्लस अंडरस्टैंडिंग, और 6 मार्क एनालिसिस के होते हैं। तो 4:4 अगर आप करोगे तो 1+3 1+3 टू साइडेड हो गया। और फिर आपके 4 मार्क की इवैल्यूएशन। इसने बेस्ट मेथड बोला हुआ है, क्या यही सबसे बेस्ट मेथड है? तो आपको ऑल्टरनेटिव पॉलिसी बतानी पड़ेगी। आपको ऑल्टरनेटिव पॉलिसी बतानी पड़ेगी। जब भी ऐसी ये वर्डिंग दे देना, आप समझ जाओ आपको ऑल्टरनेटिव पॉलिसी बतानी। क्लियर है ये चीज। अब मार्केट फेलियर में कैसे करेक्ट करूंगा, जरा दो गौर से सुनना। मार्केट फेलियर का क्वेश्चन है ना ये, डीमैरिट गुड्स की मसला क्या है, मार्केट फेलियर है, कैसे समझाओगे? अब मैं बहुत डिटेल्ड पहले बना रहा हूँ, फिर मैं आंसर दिखाऊंगा। सबसे पहले तो आप उसको बताओगे डीमेरिट गुड्स के बारे में थोड़ी नॉलेज ज्यादा देनी है। ऑल्दो मैं ऊपर अपने आंसर में थोड़ा बहुत बता चुका हूँ, पर उसको इग्नोर करो, पूरा वापस बताओ, क्योंकि हमने इतना नहीं बताया ऊपर। डीमेरिट गुड्स हार्मफुल गुड्स होते हैं, पहली चीज। डीमेरिट गुड्स जो है वो हार्मफुल गुड्स होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर कोशिश करके स्वीट्स की एग्जाम्पल लो, यहाँ पर आप जो है वो सॉफ्ट ड्रिंक्स की एग्जाम्पल ले लो। फिजी ड्रिंक्स बोलता है वो उसको। सिगरेट वगैरह मैं अब अवॉइड करवाता हूँ, क्योंकि वो उसको अवॉइड करता है आजकल। वो सिगरेट वगैरह की एग्जाम्पल नहीं लिख रहा है, बहुत पहले वो कहता था सिगरेट वगैरह। तो उसको अवॉइड करो तो बेहतर है। फिर आप जो है वो उसको ये चीज बताओ कि भाई इन गुड्स का सबसे बड़ा इशू होता है सोशल कॉस्ट प्राइवेट कॉस्ट से ज्यादा है। सोसाइटी की कॉस्ट ज्यादा है, प्राइवेट की कॉस्ट कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जब सोसाइटी की कॉस्ट प्राइवेट की कॉस्ट को एक्सटीड करती है, इट इज ड्यू टू एक्सटर्नल कॉस्ट। इट इज ड्यू टू एक्सटर्नल कॉस्ट। और एक्सटर्नल कॉस्ट क्या होती है? थर्ड पार्टी की कॉस्ट। तो डीमेरिट गुड का सबसे बड़ा मसला, हमारे लिए तो हार्मफुल है, पर अगर हम कंज्यूम करते हैं तो जो कंज्यूम नहीं कर रहा उसको भी नुकसान होगा। इसका मतलब थर्ड पार्टी को नुकसान पहुंचाती है ये चीज। थर्ड पार्टी को क्या पहुंचाती है? नुकसान पहुंचाती है ये चीज। तो आप उसको बताओ कि यार डीमेरिट गुड्स की वजह से पोल्यूशन का मसला आता है, डीमेरिट गुड्स की वजह से जो है वो इकोनॉमी की हेल्थ कम होती है। आप ये भी कह सकते हो कि डीमेरिट गुड्स की वजह से लोग अगर बीमार हो रहे हैं तो वो हेल्थ केयर पे बर्डन बनते हैं, जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी फॉर अदर्स कम होती है। तो आप उसको सही से मिसाल दो। और फिर आप उसको बताओ कि इन गुड्स में जो सबसे बड़ा मसला होता है वो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का होता है। लोग इसकी ट्रू कॉस्ट को रियलाइज नहीं करते। द ट्रू कॉस्ट ऑफ दीज गुड्स इज अनरियलाइज्ड, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो इन चीजों को ओवर कंज्यूम करते हैं, बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं। और प्रोड्यूसर क्योंकि कमाने के लिए बैठा हुआ है, तो वो इन चीजों को बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है। और जब एक चीज बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है तो वो सस्ती होती है, अंडरचार्ज होती है। और फिर साथ में आप ये भी बोलो कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से जब इतने सारे मसले हो रहे हैं तो जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेज यहाँ पर लग जाएंगी, तो ओवर एलोकेशन।
जरूरत से ज्यादा रिसोर्सेज लग गई यहाँ पे, ओवर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लियर है ये चीज? फिर आप अपनी पहली पॉलिसी स्टार्ट करोगे, सही है, फिर आप अपनी पहली पॉलिसी स्टार्ट करोगे, और पहली पॉलिसी क्या है? प्रोविजन ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो इससे मुझे सवाल में दी हुई है, और कंजम्पशन कम करनी है, ठीक है, कंजम्पशन कम करनी है डीमेरिट गुड की। क्लियर है ये चीज? तो आप क्या करोगे? आप जो है वो सबसे पहले अपनी प्रोविजन ऑफ इन्फॉर्मेशन वाली स्टार्ट करो। आप उसको बताओ, देखो प्रोविजन ऑफ इन्फॉर्मेशन का मतलब ये है कि लोगों को बताना है परसुएसिव एंड इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, लोगों को बताना है परसुएसिव एंड इंफॉर्मेटिव एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कि इन चीजों के नुकसानात क्या हैं। तो आप लोगों को अवेयर करोगे ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ दीज गुड्स, सही है। और आपका यहाँ पर मीडियम क्या होगा? आपका यहाँ पर मीडियम हो सकता है सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बताओगे, आप एक अवेयरनेस क्रिएट करोगे, आप अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करोगे। और अवेयरनेस आप किस चीज की क्रिएट करोगे? द ट्रू कॉस्ट ऑफ दीज गुड्स, सही है, ट्रू कॉस्ट ऑफ दीज गुड्स, सही है। और फिर जो है उसके बाद आप उसको ये बताओ कि गवर्नमेंट का यहाँ पर काम ये है कि अवेयरनेस पैदा करके इन चीजों की विलिंगनेस टू पे को जो है वो कम करना है। और जब आप एक बार लोगों की विलिंगनेस टू पे को कम कर दोगे तो हो सकता है वो इन चीजों की कंजम्पशन कम कर दें। जैसे ही वो इन चीजों की कंजम्पशन कम करेंगे तो डीमेरिट गुड से जो एक्सटर्नल कॉस्ट होता है वो कम हो जाएगी। एक्सटर्नल कॉस्ट कम होने का मतलब है जो इन चीजों की वजह से पोल्यूशन हो रहा था, जो इन चीजों की वजह से हेल्थ पे अफेक्ट आ रहा था, वो सारा मसला खत्म होना शुरू हो जाएगा। और ओवरऑल इन चीजों की डिमांड कम हो जाएगी। जैसे ही डिमांड कम होगी तो ये चीजें कम प्रोड्यूस होंगी, तो इससे इकोनॉमी में जो एलोकेशन का मसला था वो हल हो जाएगा, एलोकेशन इंप्रूव हो जाएगी। और आप आ जाओगे क्लोजर टू सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। सोशली का मतलब क्या है? सोसाइटी। ऑप्टिमम का मतलब क्या है? बेस्ट। जब इसको फिर ग्राफिकली बनाऊंगा तो ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करना होगा इसको? तो ये ग्राफिकली किस तरह रिप्रेजेंट करूंगा? मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा ग्राफ, बल्कि छोटा सा नहीं, चलो बड़ा ही बना लेते हैं। एक बड़ा सा ग्राफ यहाँ पर बना रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले लिखा प्राइस, ब्रैकेट में लिखा पी। फिर आपने यहाँ पर लिखी क्वांटिटी ट्रेडेड, ब्रैकेट में आ गया क्यू ओरिजिन। फिर आपने एक डिमांड बनाया, एक सप्लाई बनाया। यहाँ पर वाई एक्सिस से टच करना जरूरी है क्योंकि विलिंगनेस कम करके दिखा रहा हूँ, तो विलिंगनेस कम होगी मैक्सिमम विलिंगनेस के थ्रू। मतलब ये मेरी मैक्सिमम विलिंगनेस है, पॉइंट है। ये मैं हाईएस्ट प्राइस जो है ना वो पे करना चाह रहा हूँ, सही है। आप क्या करोगे? जैसे ही इन चीजों की डिमांड को कम करोगे, देखो विलिंगनेस टू पे कम हो गई, विलिंगनेस टू पे कम हो गई, पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही डिमांड कम हुई, लोगों की विलिंगनेस टू पे कम हुई, जिसकी वजह से लोगों ने इन गुड्स की कंजम्पशन को जो है वो पहले के मुकाबले में कम कर दिया। और मेरिट गुड के केस में यहाँ पर जो है आप देखो एक और इशू यहाँ पर हो गया कि प्राइस कम हो गई। अब बच्चे कहते हैं कि सर ये तो डीमेरिट गुड सस्ता हो गया। देखो आप इस चीज को देखो, कॉज और इफेक्ट में बहुत फर्क है। डिमांड कम होने की वजह से प्राइस कम हो रही है, वैसे ही प्राइस कम नहीं हो रही। तो आपका जो मकसद था वो पूरा हो गया। इस पूरे डायग्राम में समझाना गया है इस चीज को। सवाल इसके ऊपर है। सवाल ये नहीं है कि डिमांड कैसे कम हो रही है, ए से बी आ रहे हैं, पी से P1 आ रहे हैं, ई से E1 आ रहे हैं, ये सब नहीं बताना। सवाल इसके ऊपर है कि कंजम्पशन कैसे कम हो रही है। तो सिर्फ क्वांटिटी कम करके दिखाऊंगा, इसको समझाऊंगा, ज्यादा मेरा फोकस इस पे होगा जब मैं डायग्राम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नुकसान बताना जरूरी है, पॉलिसी के नुकसान क्या है, एडवर्टीजमेंट के नुकसान क्या है। आप बोलो सबसे पहला इशू तो ये है कि जिन गुड्स की हम बात कर रहे हैं ना, ये हैबिचुअल कंजम्पशन है। तो क्या एडवर्टीजमेंट की वजह से ये चीजें कम होंगी? कोई गारंटी नहीं है। अक्सर पीयर प्रेशर होता है। पीयर प्रेशर का मतलब समझते हो? कूल दिखने के लिए लोग ऐसी चीजें कर रहे होते हैं, सही है। लोग रियलिटी में इररेशनल होते हैं। इररेशनल का मतलब पता है? इररेशनल का मतलब होता है कंज्यूमर को नहीं पता उनके लिए क्या अच्छा है, सही है। इररेशनल बिहेवियर, इररेशनल कंज्यूमर बोल दो, इररेशनल बिहेवियर बोल दो, सही है। और क्या कह सकते हैं यहाँ पे? और क्या कह सकते हैं? आप बोलो ये पॉलिसीज एक्सपेंसिव हैं। एक्सपेंसिव होंगी तो इनकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होगी। पर क्या मैं इतनी सारी बुराइयां लिखूंगा अपने आंसर में? कोई एक लिखूंगा। इतनी सारी टाइम लैग वाला पॉइंट में यहाँ जाया नहीं करूंगा, टाइम लैग वाला पॉइंट में लिखूंगा इवैल्यूएशन। ये मेरा एडवर्टीजमेंट खत्म। अब आऊंगा दूसरी पॉलिसी पे। जो मुझे ऑल्टरनेटिव पॉलिसी बतानी है वो कौन सी बतानी है? आप जरा बताओ ऑल्टरनेटिव पॉलिसी, मेरे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सी पॉलिसी सेलेक्ट करनी चाहिए अगर आपने आंसर के कंटेंट को इंप्रूव करना है। मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं? मेरे पास इनडायरेक्ट टैक्स का ऑप्शन है, मेरे पास मिनिमम प्राइस का ऑप्शन है। ये दो मेरे पास मेन ऑप्शन है। इनडायरेक्ट टैक्स और मिनिमम प्राइस में से कौन सा बेहतर ऑप्शन है अगर मुझे आंसर कंस्ट्रक्ट करना है तो, और मुझे अच्छी इवैल्यूएशन लिखनी है? अगर मुझे एक अच्छी इवैल्यूएशन लिखनी है और मुझे एक अच्छा आंसर क्रिएट करना है ना, तो मुझे इनडायरेक्ट टैक्स को यूज करना चाहिए। तो ये मुझे इनडायरेक्ट टैक्स को यूज करना चाहिए। क्लियर है ये चीज?
तो आप इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करेंगे। सही है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर आप उसको ऑल्टरनेटिव पॉलिसी कैसे समझाना स्टार्ट करोगे। हर पॉलिसी के बाद उसका एक ड्रॉबैक बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं लिखा मार्क कटेगा। सही है, ऑल्टरनेटिव पॉलिसी कैसे बतानी है। आप जो है वो अपना आंसर यहाँ पर स्टार्ट करोगे, आप जो है वो उसको बोलोगे कि भाई आप जो है ना वो इनडायरेक्ट टैक्स भी लगा सकते हो। इनडायरेक्ट टैक्स लगाओगे तो प्रोड्यूसर की कॉस्ट। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में अब मैं इतनी नॉलेज नहीं दूंगा क्योंकि मैंने ऊपर आ वाले 8 मार्क में बहुत नॉलेज दे दी है। ओवरलैपिंग नहीं करते कभी भी, अगर एक चीज ऊपर बहुत ज्यादा लिख दी है ना, नीचे उसको इतना रिपीट ना करो, फिर उसका मार्क नहीं मिलेगा आपको। तो इनडायरेक्ट टैक्स आपने लगाया, कॉस्ट बढ़ी, कॉस्ट बढ़ी तो सप्लाई कम हुई, ओवर डिटेल नहीं करनी मुझे। सप्लाई कम हुई तो प्राइस जो है वो बढ़ गई, उसकी वजह से कंजम्पशन जो है वो कम हो जाएगी। क्लियर है। पर मसला सबसे बड़ा यही होता है कि जिन प्रोडक्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ उनकी डिमांड क्या है, इनइलास्टिक। इसका मतलब अगर टैक्स के जरिए प्राइस बढ़ भी जाएगी तो क्वांटिटी बहुत कम से गिरेगी। इसका मतलब प्रोड्यूसर अपना मेजोरिटी बर्डन किस पे डाल देगा, कंज्यूमर पे। पर आप ये उसको बोलोगे कि हाँ यार टू सम एक्सटेंट क्वांटिटी तो कम हो रही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कम नहीं हो रही। और जितनी बहुत क्वांटिटी कम हो रही है उससे एक्सटर्नल कॉस्ट कम होगी। फिर आप उससे ये भी कह सकते हो इससे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इंप्रूव होगी क्योंकि ये चीजें कम प्रोड्यूस हो रही हैं, और आपका जो ओवर एलोकेशन का मसला था वो कुछ हद तक कम हो जाएगा। एंड यू विल गेट क्लोजर टू द सोशली ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट। नुकसान क्या है इस पॉलिसी के, डायग्राम में मैं बना रहा हूँ, पहले नुकसान की बात कर लेते हैं। नुकसान क्या है। आप बोलोगे यार पहली चीज ये प्रोडक्ट एक एडिक्टिव नेचर है। आप देखो रेपिटेशन ऑफ पॉइंट्स नहीं हो गया, अगर ऊपर मैंने हैबिचुअल कंजम्पशन लिख दिया तो फिर यहाँ पर वापस नहीं लिखना ये चीज। तो ये सिलेक्शन ऑफ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बोलो टैक्स जो है वो रिग्रेसिव नेचर का है, वीक पॉइंट है, बहुत वीक पॉइंट है। सही है, बहुत वीक पॉइंट है। ये पॉइंट तब लिखना जब आपको याद ना आ रहा हो कुछ भी। इन्फ्लेशनरी प्रेशर अगेन अ वीक पॉइंट, सवाल के कॉन्टेक्स्ट को सही से मीट नहीं कर रहा है। और कोई पॉइंट बताओ, लिख सकते हैं पर वीक पॉइंट है। इंपोर्टेड कंजम्पशन बढ़ जाएगी, ये अच्छा पॉइंट है आपका। लोग स्विच होकर इंपोर्ट्स पे ना स्विच हो जाए। पाकिस्तान के साथ यही मसला हुआ था जब लोकल सिगरेट्स बीच में महंगी हुई थी। जब लोकल सिगरेट्स बीच में महंगी हुई थी तो पाकिस्तान के साथ यही मसला हुआ था कि पाकिस्तान में लोगों ने लोकल सिगरेट छोड़ के इंपोर्टेड पीना शुरू कर दी क्योंकि इक्वल हो गई थी कॉस्ट। तो आपके डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के ऊपर नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। और क्या कह सकते हैं, और कोई पॉइंट याद आ रहा है। भाई इतना ही काफी है वैसे, बहुत हो गए, लिखना तो एक ही होता है। ब्लैक मार्केट, एक्सीलेंट पॉइंट यार, बहुत अच्छा पॉइंट है। स्मगलिंग, भाई ऐसा पॉइंट करो जो समझा भी सको बेटा। अभी तो तुम बता रहे हो इंग्लिश जब आती है ना फिर लिख नहीं पाते हो। ग्राफिकली कैसे समझाओगे, ग्राफ बनेगा कैसे, पहले तो ये देख लो जरा। प्राइस क्वांटिटी ट्रेडेड ब्रैकेट में क्यू, ऐसा ही है। प्राइस क्वांटिटी ट्रेडेड, यासीन बता रहा हूँ। अच्छा, डिमांड कर्व कैसा बनाऊंगा ये बताओ पहले। मेन चीज तो ये, डिमांड कर्व कैसा बनाऊंगा, नॉर्मल वाला या इनइलास्टिक। इनइलास्टिक वाला बनेगा, इनइलास्टिक वाला बनेगा भाई, इनइलास्टिक वाला बनेगा। डीमेरिट गुड बता दिया ना, गुड कौन सा है, जब बता दिया गुड कौन सा है फिर क्यों आप नॉर्मल बनाओगे। सही है, तो एक सप्लाई कर्व बनाया, ये आ गई प्राइस, ये आ गई क्वांटिटी। सही है, प्राइस क्वांटिटी सप्लाई इक्विलिब्रियम। जैसे ही टैक्स लगेगा सप्लाई कर्व पीछे शिफ्ट होगा, प्राइस ज्यादा से बढ़ेगी, क्वांटिटी कम से गिरेगी। S1 इक्विलिब्रियम E1। क्या इससे ज्यादा डायग्राम में कुछ दिखाना है, क्या इससे ज्यादा डायग्राम में कुछ दिखाना है। कुछ भी नहीं, क्यों दिखाएंगे बर्डन भाई, क्यों दिखाएंगे बर्डन। ये समझाना है खाली, सवाल डिस्करेज कंजम्पशन का है, तुम क्यों कंज्यूमर बर्डन दिखाओगे, कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस क्यों टाइम जाया करना है पेपर में। कुछ भी नहीं दिखाना, बस ये बेसिक डायग्राम बनाना है और इस डायग्राम को एनालाइज करेंगे, खत्म। इवैल्यूएशन क्या होगी, इवैल्यूएशन क्या होगी, इवैल्यूएशन नेक्स्ट पेज पे बता रहा हूँ। कंपेयर करना है बेटा, आप कंपेयर, इंडिविजुअल बुराइयां मैंने बता दी है। कंपेयर, कंपेयर कैसे करोगे, पहले आप उसको बताओ। पहले तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको बोल दो, इन ऑर्डर टू कंक्लूड प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन इज बेटर देन इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट बोल दिया उसको, या मोस्ट मोर इफेक्टिव। क्यों, किस बेसिस पे, किस बेसिस पे, देखो पॉइंटर्स बना के दिखा रहा हूँ किस बेसिस पे। क्योंकि एडवर्टाइजिंग जो है
टारगेट करती है लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। while in indirect tax it still exists। फिर दूसरी चीज तुम यहां पर ये लिखो, एडवर्टाइजिंग जो है इज अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी। ये एक बहुत बड़ा मसला है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी है। इनडायरेक्ट टैक्स की यहाँ पर अच्छी बात क्या है, ऑल्दो क्वांटिटी टू सम एक्सटेंट कम करती है, देखो इतनी तो कम नहीं हो रही क्योंकि डिमांड क्या है, इन इलास्टिक। पर शॉर्ट टर्म सोल्यूशन अगर चाहिए ना तो इससे अच्छा सोल्यूशन कुछ भी नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ क्या कि तुम्हारा फाइनल कंक्लूजन देखो, तुमने पहले उसको बताया ऑल्दो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना एज अ बेटर पॉलिसी, बट सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकता है, सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकता है। सही है, तो तुमने उसको बोला एडवर्टाइजमेंट ऑल्दो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन को टारगेट करती है, टैक्स में अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है एडवर्टाइजमेंट लॉन्ग टर्म पॉलिसी, इनडायरेक्ट टैक्स शॉर्ट टर्म पॉलिसी। आपका फाइनल जो यहाँ पर एक वो होगा ना पॉइंट ऑफ व्यू, वो ये होगा कि अब ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हो। तो आप बोलो सबसे बेस्ट केस सिनेरियो वैसे अगर देखा जाए ना तो आपके लिए ये है कि आप एक पैरेलल पॉलिसी रन करो, और पैरेलल पॉलिसी इस तरीके से रन करो कि आप जो है ना वो इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू कमाओ टैक्स रेवेन्यू, और यही टैक्स रेवेन्यू जो है ना फिर यूज करो प्रोविजन ऑफ इन्फॉर्मेशन में। तो आपके पास फंड्स ऑलरेडी रेडी होंगे, और क्योंकि आपके पास फंड्स रेडी होंगे तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी नहीं होगी, क्योंकि प्रोविजन ऑफ इन्फॉर्मेशन एक्सपेंसिव है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है। यही पैसा अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो क्या टेंशन है, यही पैसा अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो क्या टेंशन है। समझ आ रही है बात। अब आ जाते हैं आंसर पे। सवाल कॉपी कर लूंगा दोनों, सवाल लिखना है भूल गया। कोई सवाल है क्या, पूछो। एक मिनट, एक मिनट, मेरे से मिस हो गया मैसेज, एक बता रहा हूँ ना जैफर बेटा, वही तो बता रहा हूँ, आंसर रीड करवा रहा हूँ ना अभी। आंसर रीड इसलिए करा रहा हूँ, सबर तो कर, ये देखो ना, assess whether the improved provision of information is likely to be the best method। सही है, तो अब देखो कैसे होगा सिनेरियो, सुनना जरा। डीमेरिट गुड पहले बता दिया क्या है, ये आपका पहला पैराग्राफ। फिर आपने दोनों डायग्राम एक साथ बना दी, आपने टेक्स्ट वाला ग्राफ भी बना दिया, एडवर्टाइजमेंट वाला ग्राफ भी बनाया, क्योंकि जब आप पेपर में करोगे तो आप पहले एक रफ स्केच बनाओगे, 5 मिनट आपको लगाने हैं या 2 से 3 मिनट। फिर उसके बाद आपने ना इन्फॉर्मेशन वाली पॉलिसी समझाना स्टार्ट करी। देखो मैंने डीमेरिट गुड का इशू बताया, ये रहा, ये इशू है डीमेरिट गुड का। सही है, एक बार इसको रीड कर लो। फिर मैंने दो डायग्राम्स बनाई, अब हमारा मेन कंटेंट शुरू हो रहा है। मेन कंटेंट मैं आपके साथ पढ़ रहा हूँ। द पॉलिसी ऑफ प्रोविजन ऑफ इन्फॉर्मेशन रेफर्स टू वेयर द गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू करेक्ट मार्केट फेलियर। This may solve the problem of lack of information associated with merit goods, demerit goods, as the government will advertise and inform the consumers about the true cost of consuming these goods by using social media वगैरह वगैरह। अब ग्राफ्स को मैंने लिंक करके जो है, मेरा मेन फोकस जो है वो कंजम्पशन के ऊपर होगा। सही है, आप यहाँ पर कह सकते हो रिडक्शन इन कंजम्पशन, आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो क्यू टू क्यू वन वाली चीज। सही है, जो कि इस ग्राफ में दिख रही है, क्यू से क्यू वन वाली चीज। सही है, फिर उसके बाद जो है वो आप आगे बताओगे कि इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, रिसोर्स एलोकेशन इंप्रूव होगी, इससे पोल्यूशन कम हो सकता है, आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड बताओ। इन चीज़ों से पोल्यूशन कम होता है, इन चीज़ों से जो है वो इकोनॉमी में हेल्थ इंप्रूव होती है। ओवर एनालिसिस अगर आप चाहो तो कर सकते हो, वरना यहाँ तक, क्योंकि सवाल का फोकस सिर्फ कंजम्पशन तक था तो मैंने कंजम्पशन तक ही आंसर रखा है, मैंने बहुत प्रिसाइज रखा है आंसर। However, this approach has its disadvantages because this too has an opportunity cost, and therefore other projects may be beneficial for the society will be foregone. Furthermore, there is a risk that consumers may not listen to the advertisement. This may be due to the peer pressure or due to the habitual consumption of the good. Thus, consumers may even choose to ignore this advertisement campaign. सही है, और फिर उसके बाद मैंने दूसरी पॉलिसी समझाई टैक्स वाली कि किस तरीके से ये काम करेगी। सही है, वही सारी बातें करी, और फिर मैंने जो है ना उसकी बुराई बता दी। क्लियर है ये चीज, शॉर्ट शॉर्ट पैराग्राफ्स बन रहे हैं, इतना ज्यादा लंबी नहीं हो रही है। सही है, इसको आप रीड कर सकते हो, ये मेरे ख्याल में अभी हमने ऊपर पढ़ लिया तो इसकी जरूरत नहीं है। कंक्लूजन पढ़ रहा हूँ आपके साथ, जरा ये देख लो। इन ऑर्डर टू कंक्लूड, the policy of provision of information is likely to be the most effective as it targets the issue of lack of information, even though it is a long-term policy. On the other hand, the policy of indirect tax is also effective to some extent in reducing the quantity of demerit good and is effective in the short run.
Therefore, it will be beneficial for the government to implement both policies parallelly, where the government may use the amount of tax revenue it earns from indirect tax to fund the advertisement campaign. This will ensure the problem of demerit goods are solved. समझ आया? तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड वापस आंसर को लेकर गए, इतनी ज्यादा लंबी नहीं करी है, छोटा ही आंसर बना, इतना बड़ा आंसर नहीं बना। और ये आपका स्ट्रक्चरिंग पैटर्न है क्वेश्चंस का। पैराग्राफिंग इस तरीके से हो रही है, देखो कितने पैराग्राफ बने हैं। सही है। रेलिवेंट यूज ऑफ ग्राफ्स, रेलिवेंट यूज ऑफ पॉइंट्स। आप देखो इवैल्यूएशन में, अब मैं अगर बात कंक्लूड करूं तो 2 पॉइंट्स बताए मैंने इवैल्यूएशन में, अगर आप देख लो तो 2 पॉइंट्स बताए। हर इवैल्यूएशन में 2 पॉइंट्स आते हैं, 2 पॉइंट्स। ये भी लिख सकते हो कि भाई मसला कभी भी खत्म नहीं हो सकता, मिनिमाइज हो सकता है, पर कितनी लंबी करोगे। तो 2 पॉइंट्स तुमने यहाँ बताए, ऊपर आंसर तो तुम्हें पता है, एक एक दो दो डिसएडवांटेज। भाई मेरे हिसाब से तो एक डिसएडवांटेज लगाना है। मैंने तो फिर भी ये पैराग्राफ बड़ा लिखा हुआ है, आप एक डिसएडवांटेज कर सकते हो, ये मैंने 2 लिखे हैं। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर भी 2 लिखे हैं, आप एक कर सकते हो उसको, ये छोटा नहीं है, यही एक आंसर है भाई 12 मार्क का। सही है। नहीं, यही इवैल्यूएशन है, 4 मार्क की इवैल्यूएशन है ये, क्योंकि हमने ऊपर भी इवैल्यूएशन करी है। ये जो ऊपर हम बुराइयां बताते हैं ना, हम ऊपर भी इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं, तो हमारी डबल डबल हो रही होती है इवैल्यूएशन। प्राइवेट गुड का कुछ भी नहीं बताना, डायरेक्ट डीमेरिट गुड बताओ। सही है। अब जरा सुनना आगे वाला सवाल। अब ये क्वेश्चन 3 का पार्ट ही क्या कह रहा है, अब ये जल्दी हो जाएगा, ये आसान सवाल है, जरा सुनना गौर से, एक्टिव रहना बेटा। विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला, explain the meaning of income elasticity of demand and consider the extent to which a rise in income will increase the consumption of all types of goods। पहले तो देखो, इनिशियली आंसर जब मैं स्टार्ट करता हूँ एक 8 मार्क का, तो AO1 बताता हूँ पहले। सही है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उसको डिफाइन करूंगा कि व्हाट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है कि इनकम के चेंज होने से क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट आ रहा है वो देखता है। और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। ऐसा ही है। और इससे जो तुम्हारे पास कोफिशिएंट्स आते हैं, उन कोफिशिएंट्स के जरिए जो है आप साइन के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो कि गुड्स कौन से हैं। आप साइन के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो गुड्स कौन से हैं। अगर आपके पास इस फॉर्मूले से जो कोफिशिएंट आ रहा है उसका साइन पॉजिटिव है, अगर उसका साइन पॉजिटिव है, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई टू बी अ नॉर्मल गुड। फिर तुम उसको बताओ कि नॉर्मल गुड वो गुड्स होते हैं जिसमें इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ जाती है। पॉजिटिव साइन से ही पता चल रहा है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है इनकम और डिमांड का। ये वो गुड्स होते हैं जो रिलेटिवली हाई क्वालिटी होते हैं। ये वो गुड्स होते हैं जो रिलेटिवली हाई क्वालिटी होते हैं। ये वो गुड्स होते हैं जो रिलेटिवली एक्सपेंसिव होते हैं। फिर तुम उसको बताओ कि अगर तो मेरा साइन आता है नेगेटिव, तो फिर मैं आपसे यहाँ पर बात करने लगा हूँ इंफीरियर गुड्स के बारे में। और क्योंकि साइन नेगेटिव है, तो क्लियरली ये चीज समझ आ रही है कि इनकम के बढ़ने से अब जो है वो डिमांड कम होगी, क्योंकि ये वो चीजें होती हैं जो रिलेटिवली चीपर है एंड रिलेटिवली लो क्वालिटी। फिर एक और बता दो कि अगर मेरे पास आंसर 0 आता है, 0 बताने की जरूरत नहीं है, अगर आंसर 0 आता है तो फिर वो नेसेसिटी गुड, वो गुड जो कि लाइफ सेविंग वगैरह वाले होते हैं, इनकम के चेंज होने से डिमांड पर इफेक्ट नहीं आता। आगे क्या कह रहा है, एंड कंसिडर द एक्सटेंट टू विच अ राइज इन इनकम विल इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ ऑल गुड्स। किस हद तक हर गुड की कंजम्पशन बढ़ेगी, किस पे डिपेंड करता है। सही है। किस हद तक कंजम्पशन बढ़ेगी किस चीज पे डिपेंड करता है, बेटा पीईडी मत बोल देना यार। इनकम के बढ़ने से या गिरने से किस हद तक आपकी डिमांड ऊपर नीचे होती है, किस पे डिपेंड करता है, साइन पे ना, आपके कोफिशिएंट के साइन पे डिपेंड करता है। यही है ना। मतलब आप यहाँ पर एनालिसिस में क्या करोगे, आप यहाँ पर जो है वो एनालिसिस में क्या करोगे, आप एनालिसिस में 2 डायग्राम्स बनाओगे। आपकी पहली जो डायग्राम होगी और दूसरी जो डायग्राम होगी, बड़ी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड डायग्राम है। वाईडी में आप डायग्राम कैसे बनाते हो, आप वाई एक्सिस पे लिखते हो इनकम और एक्स एक्सिस पे तुम लिखते हो क्वांटिटी। तो यहाँ पर तुमने लिख दिया क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल गुड, फिर तुमने वाई एक्सिस पे लिखा इनकम, फिर तुमने यहाँ पर लिखा क्वांटिटी ऑफ इंफीरियर गुड, और ये आपका आ गया। फिर आपने यहाँ पर एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन बनाई, क्योंकि पॉजिटिव रिलेशनशिप है। यहाँ पर आपने इनकम बढ़ा के दिखा दी, क्योंकि सवाल में इनकम बढ़ाने का बोला था, तो आपने देखो इनकम बढ़ा के दिखा दी। आपने इनकम जो है वो क्या करी, बढ़ा के दिखा दी। क्लियर है ये चीज।
सही है, वो मैं बता रहा हूँ, अभी एग्जाम्पल का बता रहा हूँ क्या करना है। इनकम बढ़ी, क्वांटिटी बढ़ी, पॉइंट ए से जो है वो पॉइंट बी पे आ गया। यहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन बनाएंगे। इनकम बढ़ी तो डिमांड कम हो गई। अब ये जब तुम डायग्राम एक्सप्लेन कर रहे होगे ना, ये जब तुम डायग्राम एक्सप्लेन कर रहे होगे, अभी मैं आंसर तो दिखा रहा हूँ, जब तुम ये डायग्राम एक्सप्लेन कर रहे होगे ना, फिर तुम एग्जाम्पल का यूज करोगे। अच्छा, कौन सी एग्जाम्पल का यूज करूंगा मैं यहाँ पे? आप नॉर्मल गुड के केस में क्या एग्जाम्पल यूज करोगे? प्राइवेट ट्रांसपोर्ट। और इंफीरियर गुड में कौन सी यूज करोगे? पब्लिक। ये तो तुम्हारी एग्जाम्पल है। इन दोनों डायग्राम्स को एक्सप्लेन करा, इवेल्युएशन किया है। इवेल्युएशन किया। हाउ शुड आई कंक्लूड? नहीं समझाना बेटा, साइज पे क्या फोकस करा है कहीं भी उसने? क्या उसने कहीं भी ये बोला कि साइज के ऊपर कुछ ऐसा कुछ जिक्र किया है? जब तक उसने साइज की बात नहीं करी और उसने सिर्फ रिलेशन के ऊपर मुझे हिंट दिए, तो मैं क्यों उसको मोर देन वन लेसन बताऊंगा? नहीं बताएंगे। नॉर्मल नेसेसिटी, नॉर्मल लग्जरी कुछ भी नहीं बताएंगे। कुछ हिंट ही नहीं दी हुई सवाल में, क्यों जबरदस्ती बताऊं उसको? अब इवेल्युएशन क्या होगी यहाँ पे? किस हद तक कंजम्पशन बढ़ेगी या गिरेगी, किस चीज बढ़ेगी? अराइज इनको विल इंक्रीज द कंजम्पशन, किस पे डिपेंड करता है? वी विल एक्सप्लेन द डायग्राम, मैं दिखा रहा हूँ कैसे होगी। डिपेंड्स ऑन। अब यहाँ पर आप बिल्कुल एक सिंपल और आसान इवेल्युएशन क्या बना सकते हो, बहुत सिंपल है, दो लाइन की। आप उसको बोलो कि भाई डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ द कोफिशिएंट, दैट इज द टाइप ऑफ गुड। साइन मुझे बताएगा कि इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ेगी या गिरेगी। ऐसे तो खैर खैर बढ़ाई भी है। तो साइन पे भी डिपेंड करता है, और एक बहुत अच्छा पॉइंट मुझे यहाँ पर आया कि ये लोगों की प्रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। पर मेरे हिसाब से खाली ये इनफ है, अगर आपको मार्क्स यहाँ पर चाहिए। आंसर कैसे कंस्ट्रक्ट होगा जरा देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करना है? मैंने वाईडी के बारे में बताना है, फिर मैंने वाईडी का फॉर्मूला लिखना है, फिर उसके बाद मैंने वैल्यूज का जिक्र किया, फिर मैंने नॉर्मल और इन्फीरियर को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से डिफाइन कर दिया। सही है। फिर उसके बाद मैंने जो है वो यहाँ पर दो डायग्राम्स बनाई, एक नॉर्मल की और एक इन्फीरियर की। उसके बाद जो है वो मैंने क्या करा, इन दो डायग्राम्स को एक्सप्लेन करा, मैंने y2 y1 q2 q1 करके बताया, और मैंने बताया कि यार कि अच्छा, यहाँ पर ना मैंने जो करा था, मेरा जो स्ट्रक्चर था वो ये था कि मैंने ऊपर डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल बता दी थी। बेहतर ये है कि आप इस डायग्राम के थ्रू एग्जाम्पल बताओ, साथ एग्जाम्पल को भी एक्सप्लेन करो तो बेहतर होगा। सही है। बाकी पढ़ लो और कंक्लूजन भी पढ़ लो। हाउ टू नॉट ओवर राइट एंड बी ऑन पॉइंट का ये पॉइंट ही है, ये मैं आंसर्स तभी तो दिखा रहा हूँ, वरना मैं आंसर नहीं देता। आप लोग इतना रो रहे थे तभी मैं आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ। हसन, इस आपके ने आपने जो दो लाइनें यहाँ पर लिखी है उसका सवाल से लेना देना किया है बेटा, यही तो मसला होता है। सवाल वाई डी का है, पीईएस कहाँ से बीच में आ गया? नहीं नहीं, इतना नहीं आउट सोचो भाई, टाइम नहीं होता पेपर में। नहीं, उजैफा नहीं डिपेंड करता, क्यों डिपेंड करता है उसको? तो ये बेटा क्लियर है। अच्छा, अब सुन लो आखिरी सवाल। आखिरी सवाल जो एक ऐसा सवाल है जो हम बहुत बार कर चुके हैं, मैं फिर भी करा रहा हूँ, और ये मैं आखिरी बार करा रहा हूँ, उसके बाद मैं कभी नहीं कराऊंगा ये सवाल। सही है। वो जून 23 में है कुलसुम बेटे, वो जब करेंगे तो आ जाएगा उसमें। Assess whether an estimate of the price elasticity of demand for a product is likely to be more useful to a firm than an estimate of the price elasticity of supply. इसका मतलब क्लियरली क्वेश्चन पीईडी वर्सेस पीईएस कर रहा है 4:4, और दोनों में से कौन सा मोर यूजफुल होगा, ये मेरी इवेल्युएशन है 4। तो सिंपल मार्किंग सिम बन गई यहाँ पे। अच्छा, फर्म की बात कर रहा है तो इसका मतलब प्रोड्यूसर की बात कर रहा है, तो बेसिकली मुझे प्रोड्यूसर की यूजफुलनेस को कंपेयर करना है पीईडी और पीईएस की। बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा तेजी से इसको मैं लेके जाऊंगा।
तो सबसे पहले मुझे इस सवाल में जो है वो डिफाइन करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, और फिर मुझे यहाँ पर डिफाइन करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को। मुझे यहाँ पर ना पीईडी का फॉर्मूला देना है, ना पीईएस का फॉर्मूला देना है, मुझे ना यहाँ पर जो है वो मुझे ना यहाँ पर जो है वो वैल्यूज के बारे में बताना है, क्योंकि वो इररेलेवेंट है। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क नॉलेज के हैं, वो मुझे यहाँ पर मिल चुके हैं, और मुझे मजीद नॉलेज के आगे मार्क्स मिलेंगे अगर मैं इलास्टिक और इन इलास्टिक डिमांड को अपने आंसर के साथ डिफाइन करूंगा। वो मैं दिखा रहा हूँ किस तरह होगा। तो फिर आप उसको बताओगे एम ऑफ द प्रोड्यूसर। देखो नॉर्मली जब हम पीडी की बात करते हैं और नॉर्मली जब हम पीईएस की भी बात करते हैं या हम एक्ससीडी वाईडी किसी की भी बात करते हैं, एक प्रोड्यूसर के एम हमेशा ये होता है कि उसको पैसा कमाना है, तो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना होता है उसको नॉर्मली। सही है। पर अलग अलग यूजफुलनेस होती है हर इलास्टिसिटी की, तो ये एक जनरलाइज्ड एम है जो कि यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ अगर चाहूँ तो। ये आपके ऊपर है, आपकी डिस्क्रिप्शन पे मर्जी है आपकी। आप अब स्टार्ट करोगे अपने आंसर को पीईडी की स्ट्रेटेजी से। पीईडी की स्ट्रेटेजी से आसान चीज कुछ भी नहीं हो सकती। आप उसको बोलो कि यार अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, तो इलास्टिक डिमांड को आपने डिफाइन कर दिया, उसके साथ आपने जो है वो सबसे पहले उसको डिफाइन करा, और फिर आपने स्ट्रेटेजी बताई। आपने बोला इलास्टिक डिमांड के केस में एक प्रोड्यूसर को चाहिए कि प्राइस कम से गिराए, क्वांटिटी ज्यादा से बढ़ेगी और रेवेन्यू बढ़ जाएगा। क्लियर है। और जब हम इन इलास्टिक की बात करते हैं, तो इन इलास्टिक डिमांड के केस में एक प्रोड्यूसर को चाहिए कि आप सबसे पहले तो खैर इसको डिफाइन करो, और इसको डिफाइन करने के बाद बताओ कि इन इलास्टिक डिमांड के केस में प्राइस को ज्यादा से बढ़ाएगा, क्वांटिटी कम से गिराएगा, तो उसका टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर एक डायलॉग होगा कि इफ टोटल रेवेन्यू राइजेस बाय मोर देन द कॉस्ट, देन ओनली द प्रॉफिट विल इंक्रीज। पीईडी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, जो कि मुझे ऑटोमेटिकली यहाँ पर अभी मुझे लिख देना चाहिए, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि पीईडी से कॉस्ट का कोई लेना देना नहीं है। पीईडी जो है वो मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने में हेल्प नहीं करता। प्रॉफिट यहाँ पर अनसर्टेन होता है, मुझे नहीं पता कि मेरा रेवेन्यू कॉस्ट को एक्सीड करेगा या नहीं करेगा, वो तो मैंने ऐसे ही लिख दिया, इफ रेवेन्यू एक्सीड्स कॉस्ट देन ओनली प्रॉफिट विल इंक्रीज। दूसरा मसला ये होता है कि जितनी भी इलास्टिसिटीज होती हैं वो सारी एस्टिमेट्स बेसिस पे होती हैं, और सबसे बड़ा मसला यहाँ पर जो है वो सेट्रस पेरेबस का है, क्योंकि यहाँ पर अजम्पशन ली जा रही है कि बाकी सारी चीजें कॉन्स्टेंट है। मतलब यहाँ पर इनकम को भी कंसिडर नहीं किया जा रहा, यहाँ पर इनकम को भी कंसिडर नहीं किया जा रहा। इन इलास्टिक है तो प्राइस बढ़ा दोगे, बंदा खरीद लेगा, किस चीज की गारंटी है, पैसा भी तो होना चाहिए। सब्सटीट्यूट कॉम्प्लीमेंट की प्राइस चेंज होती है, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। सब्सटीट्यूट कॉम्प्लीमेंट की प्राइस चेंज हो गई, फिर क्या करोगे? इसको भी कंसिडर नहीं कर रहा। सही है। अच्छा बेटा समझ नहीं आया मुझे सवाल आपका। सही है। ग्राफ क्या बनेंगे यहाँ पे? दो ग्राफ्स आपके बनेंगे। पहला ग्राफ यहाँ पर आपका इलास्टिक डिमांड का होगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखना है प्राइस, ब्रैकेट में लिख दिया पी। फिर यहाँ पर आपने लिखना है क्वांटिटी डिमांडेड, क्योंकि सिर्फ डिमांड कर बनेगा, पीईडी का डायग्राम बना रहा हूं। और बराबर में दूसरा डायग्राम बनाओगे, वो कौन सा डायग्राम होगा? यहाँ पर लिखा प्राइस, ब्रैकेट में लिखा पी, और ये आपकी आ गई क्वांटिटी डिमांडेड, ब्रैकेट में लिखा क्यू। अब तुमने क्या करना है, तुमने जो है वो यहाँ पर एक डिमांड कर्व बनाना है जो कि फ्लैटर होगा, और तुमने यहाँ पर एक ओरिजिनल प्राइस निकालनी है और प्राइस को कम करके दिखाना है। तुम जैसे ही प्राइस को कम करोगे फ्रॉम पी टू P1, आपकी क्वांटिटी जो है वो क्यू से Q1 बढ़ जाएगी, आप आ जाओगे फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट बी। पुराना रेवेन्यू मेरा कौन सा था? पुराना रेवेन्यू था मेरा P टाइम्स Q, एंड एरिया आ रहा था OPAQ। ये मेरा पुराना रेवेन्यू था, दिस बॉक्स, क्योंकि जब मैं इस प्राइस को इस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बॉक्स आता है पूरा। सही है। और अगर मैं नया रेवेन्यू निकाल रहा हूँ तो P1 मल्टीप्लाई बाय Q1 करूंगा, तो OP1B Q1, तो आप उसको बोलोगे रेवेन्यू जो है वो बढ़ गया। तो ये मेरा नया एरिया है, ये वाला। सही है। और जब मैं इनइलास्टिक वाला डायग्राम बनाऊंगा तो स्टीपर डिमांड कर्व बनेगा। एक ओरिजिनल प्राइस थोड़ी नीचे की तरफ निकालो ताकि डायग्राम आसानी से मिल जाए, और प्राइस को बढ़ा के देखो, ज्यादा से बढ़ेगी, क्वांटिटी कम से गिरेगी। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ गए, ये तुम्हारा नया रेवेन्यू। अब मैं यहाँ पर कीज नहीं बता रहा, सेम कीज होंगी जो इलास्टिक में। सही है। नॉलेज बेटा, आप कुछ गलती करते होगे और क्या बोलूंगे, करते हैं से हर हाल इसको। क्लियर है ये चीज? डायग्राम दोनों, डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे बेटा। भाई डायग्राम बन रही है तो एक्सप्लेन तो होगी ना भाई, क्यों बना रहा हूँ मैं, ऐसे थोड़ी बना रहा हूँ। पीईएस की स्ट्रेटेजी क्या है? बुराई भी बता दी है मैंने, बुराई भी बता दी ना। आंसर लंबा नहीं है बेटा। अब छोटा होता है तो छोटा क्यों है, लंबा हो रहा है तो लंबा क्यों है? अब तुम लोग एक लेंथ डिसाइड कर लो अपनी, बेटा मैट्रिक थोड़ी कर रहे हैं यार। क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है वो। अब पीईएस की स्ट्रेटेजी कैसे बताओगे? पीईएस की स्ट्रेटेजी क्या होगी? ये सबसे मुश्किल है जब बच्चा फंसता है।
पीईएस मुझे किस चीज में हेल्प कर सकता है? पीईएस मुझे पहली चीज तो ये बता सकता है, पोटेंशियल टू इन्वेस्ट इन स्पेयर कैपेसिटी। पहली चीज कि भाई मुझे जो है वो खर्च करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए स्टोरेज के लिए। क्या मुझे, अगर मैं माल नहीं बना सक रहा तो क्या मुझे अपने माल को आउटसोर्स करने की जरूरत है? क्या मुझे किसी दूसरी फर्म की जरूरत पड़ेगी, आउटसोर्स करने की जरूरत पड़ेगी अपनी प्रोडक्शन? सही है, तो ये सारी चीजें आप बता सकते हो। अगर मैं बिल्कुल जनरलाइज हमारी क्लास वाली चीज बताऊं तो जो मैंने क्लास में बताया था मैं वो बता रहा हूँ। तुम सबसे पहले जो है वो यहाँ पर इलास्टिक सप्लाई को करोगे डिफाइन। फिर उसके बाद तुम बताओ कि अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है और उस प्रोडक्ट की डिमांड की बढ़ने की वजह से उस प्रोडक्ट की शॉर्टेज होती है और उस शॉर्टेज की वजह से प्राइस बढ़ती है, तो क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा से बढ़ेगी। ये होता है इलास्टिक सप्लाई। हाई रिस्पॉन्सिवनेस होती है प्रोड्यूसर की टू अ चेंज इन प्राइस। सही है, तो यहाँ पर आप उसको बताओ कि अगर क्वांटिटी सप्लाइड में ज्यादा से बढ़ा दूंगा तो मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा, और अगर मेरा टोटल रेवेन्यू कॉस्ट को एक्सीड हो गया तो शायद हो सकता है मेरा प्रॉफिट भी बढ़ जाए। सही है, फिर तुम ये भी कह सकते हो कि मैं इजीली कंज्यूमर की डिमांड मीट कर लूंगा। सही है, फिर तुम ये भी बता सकते हो कि अगर फॉर एग्जाम्पल फॉर सम रीजन मेरे प्रोडक्ट की डिमांड अगर कम होती है और डिमांड के कम होने की वजह से मार्केट में सरप्लस होता है और उस सरप्लस की वजह से प्राइस कम भी हो जाती है, तो मैं क्वांटिटी सप्लाइड एकदम से गिरा दूंगा। अब क्वांटिटी सप्लाइड एकदम से गिराना फायदा क्यों है? क्योंकि आप इजिली जो है वो लॉस अवॉइड कर सकते हो, और यहाँ पर जो तुमने प्रोडक्शन कम करी है उन्हीं रिसोर्सेज को जो यहाँ पर अब फ्री अप हो रहे हैं, उन्हीं रिसोर्सेज को डाइवर्ट करोगे टू अ मोर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। सही है, और इन इलास्टिक कैसे हेल्प करता है? इन इलास्टिक सप्लाई मुझे हेल्प ये करेगा कि अगर मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाती है और उसकी वजह से मेरे प्रोडक्ट की शॉर्टेज हो जाती है तो मेरी जो प्राइस है ना वो ज्यादा से बढ़ेगी, क्वांटिटी सप्लाइड कम से बढ़ेगी। तो इन इलास्टिक सप्लाई मुझे हेल्प करेगा इस चीज को बताने में, वेदर इट हैज दी कैपेसिटी टू प्रोड्यूस और नॉट। तो ये मुझे हेल्प करेगा, ये मुझे हिंट देगा इन टेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो ये सबसे बड़ा फायदा होता है कि वेदर यू हैव टू इन्वेस्ट और नॉट, ये आपको डिसाइड करके देगा आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और क्या फायदा पहुंचाता है मुझे ये मुझे बताता है माई एबिलिटी टू प्रोड्यूस सर्टेन गुड्स। और अगर मेरी एबिलिटी नहीं हुई, जैसे लेट्स से मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक प्रोडक्ट है जिसको बनाने में बहुत टाइम लग रहा है, लेट्स से टाइम टेकन टू प्रोड्यूस जो है, टाइम टेकन टू प्रोड्यूस जो है वो ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा। मैं इन्वेस्टमेंट करके टेक्नोलॉजी पे फॉर एग्जांपल पैसा खर्च करूंगा और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के जरिए इस जो इन इलास्टिक सप्लाई है इसको इलास्टिक कर दूंगा। तो टाइम टेकन टू प्रोड्यूस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो बेसिकली पीईएस मुझे हेल्प करता है इन इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कैपेसिटी नहीं है तो मैं किसी आउटसोर्स कर सकता हूँ, मैं आउटसोर्स कर सकता हूँ किसी और प्रोड्यूसर को, और जब मैं आउटसोर्स करूंगा तो वो मुझे प्रोडक्ट बना के दे देगा। तो ये कुछ फायदे हैं पीईएस के जो आप पेपर में लिख सकते हो। पर पीईएस की बुराई क्या है? पीईएस की क्या कोई बुराई है जो अपन लिख सकते हैं? नहीं भाई, बहुत पॉइंट है। प्रैक्टिकल एबिलिटी टू इंक्रीज पीईएस, ये जो हम बातें कर रहे हैं क्या ये इतनी आसान है? क्या पीईएस बढ़ाना इतना आसान है? क्या इन इलास्टिक से इलास्टिक सप्लाई का करना इतना आसान है? कॉस्ट ऑफ मेकिंग सप्लाई इलास्टिक, पैसे कहाँ से आएंगे? फंड्स। एक और मसला, एक और मसला टाइम टेकिंग है, टाइम लगेगा, शॉर्ट रन में थोड़ी होगा ये। एक और चीज इलास्टिसिटी है, एस्टिमेट्स हैं। एक और चीज, डिमांड का इंक्रीज परमानेंट है या नहीं है? डिमांड चेंज परमानेंट और नॉट, क्योंकि इस बेसिस पे तो डिसीजन ले रहे हैं। कॉस्ट ऑफ स्विचिंग प्रोडक्शन,
सही है। इवैल्यूएशन क्या होगी डायरेक्ट आंसर में देखते हैं, कंपेयर करेंगे दोनों को। सबसे मुश्किल इवैल्यूएशन पीईटी वर्सेस पीईएस की होती है। सही है। यहाँ पर मैंने गलती से 8 लिखा हुआ है, ये 8 नहीं है, ये 12 है। Price elasticity of demand is the measure of responsiveness of a percentage change in quantity demanded to a percentage change in price। दोनों को डिफाइन करा, पीईएस को डिफाइन करा, पीईडी की वो दे दी। बिल्कुल साथ मिलते हैं। फिर आपने इलास्टिक इन इलास्टिक की डायग्राम बनाई, आपने इन इलास्टिक की पूरी स्ट्रेटेजी बताई। देखो कैसे समझाते हैं, देखो जरा इसको। फिर इलास्टिक की स्ट्रेटेजी बताई, पहले डिफाइन करा दोनों को, फिर दोनों डायग्राम बनाई। इन इलास्टिक की स्ट्रेटेजी, इन इलास्टिक डिमांड की स्ट्रेटेजी। सिंपल देखो, डायग्राम में मुझे जो सबसे रेलेवेंट चीज है ना, वो रेवेन्यू के एरिया समझाना है। मैंने देखो हर जगह पे लिखा हुआ है कि प्राइस बाय स्मॉलर परसेंटेज क्वांटिटी बाय। मैंने P2 P1 Q2 Q1 A2 B नहीं लिखा। मैंने रेलेवेंट चीज समझाई जो कि खाली रेवेन्यू का एरिया था इस डायग्राम में। और इस डायग्राम में भी मैंने यही करा है, सिर्फ रेवेन्यू का एरिया बताया। यहाँ पर भी मैंने यही किया, सिर्फ रेवेन्यू का एरिया बताया। और फिर मैंने लाइन लिख दी, रेवेन्यू राइजेस बाय मोर देन बिकॉज देन ओनली प्रॉफिट विल इंक्रीज। फिर मैंने पीईडी की बुराई बताई, एक बतानी है मैंने, दो बताई नहीं है। फिर आपने पीईएस की स्ट्रेटजी पूरी समझाई। अच्छा, पीईएस की स्ट्रेटजी समझाना सबसे मुश्किल होता है, और देखो यहाँ पर नुकसान भी लिखा हुआ है। तो पीईएस की स्ट्रेटजी प्लस अ डिसएडवांटेज, अ डिसएडवांटेज। फिर उसके बाद मैंने जो है वो आंसर को इवेल्युएट करा है। ये मेन चीज है, ये पढ़ो। मैं पढ़ भी लेता हूँ साथ आपके। In order to conclude, both the knowledge of PD and PES may be useful. However, considering how quickly preferences of consumers change, where a new product quickly results in the old product becoming out of date, does it is highly likely that the producers may be required to keep a highly elastic supply in order to quickly respond to change in demand. However, as discussed above, changes are very costly. तो मैं मशवरा दूंगा, पर costly वाली limitation लिख देना for the producer. Moreover, this change in preferences would also cause the PED to change. Therefore, even if the producer uses the knowledge of PED and sets an appropriate pricing strategy, changes in the preferences of consumers may quickly cause the pricing strategy to fail. ये वही evaluation है जो कार मैन्युफैक्चरिंग वाले सवाल में मैंने लिखवाई थी, बस कार कार को हटा दिया है बीच में से। बाकी वही चीज लिखी है जो लिखनी होती है, बाकी वही चीज लिखी है जो लिखनी होती है। क्लियर है, ये चीज समझ आ रही है? प्रोएक्टिव अप्रोच, रिएक्टिव अप्रोच पीडीपीएस में नहीं चलता। ये पीडीपीएस का मसला होता है, ये फिक्स इवैल्यूएशन है, याद कर लो। मैंने आपको नहीं बताया था कभी भी पीडीएस वर्सेस पीईएस में ये वाली चीजें। ये हम पीडी वर्सेस वाईडी, पीडी वर्सेस एक्ससीडी, एक्ससीडी वर्सेस वाईडी, एक्ससीडी वर्सेस पीईएस, वाईडी वर्सेस पीईएस, वहां से ये सब करते हैं, वरना हम नॉर्मली नहीं करते ये सब। मैं विथ मार्किंग स्कीम ये चीज ड्राइव पे अपलोड कर रहा हूँ। हमारा जो पास पेपर सेशन वाला फोल्डर है वहां पर, तो ये चीज वहां अपलोड हो जाएगी। दूसरी चीज, हर हर क्लास की रिकॉर्डिंग वहाँ अपलोड हो रही है, हर पीडीएफ वहाँ अपलोड हो रही है जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, और ये वाली पीडीएफ भी वहाँ अपलोड हो जाएगी। मैं हर पेपर का सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी का अलग अलग फोल्डर बना रहा हूँ, तो आपके लिए मैं चीज आसान कर रहा हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन आंसर्स को यूज करके जो मार्च 23 का सेक्शन बी किया था उसके आंसर्स कंस्ट्रक्ट करो। नहीं लिखोगे कुछ भी नहीं होगा। ये नहीं समझना वीडियो देख लोगे, क्लास अटेंड कर लोगे और ग्रेड नहीं आएगा। जब लिखने बैठोगे ना, हाथ कांपना शुरू हो जाएंगे, नहीं लिखा जाता फिर। तो जरा लिखो, जब तक लिखोगे नहीं कुछ भी नहीं होगा। ठीक है।